हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का विदाउट टाइम वेस्ट किए। पहला टॉपिक जो आज का स्टार्ट करने वाला हूं वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सबसे पहले एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज पाथ फंक्शन, ये दोनों होता क्या है। तो आपके सामने मैं लिखा हूं स्टेट फंक्शन, its value depends only on initial and final stage not on path। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। जैसे कोई प्रोसेस हो रहा होता है, आपको बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये इनिशियल स्टेज है, दिस इज ए इनिशियल स्टेज। ओके, अब यहां से यहां तक गया तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, यहां तक आया दिस इज सेकेंड प्रोसेस हुआ, और यहां पे आके मैं रुक गया तो ये आपका हो गया फाइनल स्टेज। डन, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस और ये फाइनल स्टेज। और इधर से आया तो ये फर्स्ट प्रोसेस, एक ही प्रोसेस हुआ, यहां से दो प्रोसेस हुआ। तो ये इनिशियल स्टेज है और ये क्या है, फाइनल स्टेज। अगर किसी फंक्शन का कोई फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे, तो उसको बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पर केवल डिपेंड करता है। नॉट डिपेंड ऑन दिस कि मैं इधर से गया हूं या मैं इधर से गया हूं, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं इस रास्ते से आ रहा हूं या इस रास्ते से आ रहा हूं। यहाँ इनिशियल से फाइनल मुझे जाना है तो मैं इस रास्ते से आऊं या इस रास्ते से आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल मतलब है किससे, इनिशियल स्टेज क्या है और फाइनल स्टेज क्या है। तो अगर इन दो चीज पे कोई चीज डिपेंड करता है, कोई फंक्शन, तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यानी स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो केवल इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन दिस कि किस पाथ या प्रोसेस से आ रहा है, इस प्रोसेस से आया कि इस प्रोसेस से। डन। जैसे एग्जांपल क्या क्या है जो इनिशियल फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, वो है आपका डेल्टा एच, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। वो है आपका डेल्टा ई, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो है आपका डेल्टा टी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर चेंज। वो है आपका डेल्टा एस, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। डन। वो है आपका डेल्टा जी, इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी चेंज। डन। ये सब के सब में डेल्टा लगा हुआ है, और जहां जहां डेल्टा लगा ये सब के सब स्टेट फंक्शन है। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जिसमें इसमें डेल्टा लगा होगा वो सब के सब स्टेट फंक्शन होगा, और आपके लिए आसान हो गया, इतना आसानी से आप एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। डन। अब स्टेट फंक्शन के जस्ट बाद आता है पाथ फंक्शन। अब ये पाथ फंक्शन क्या होता है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड्स प्रॉपर्टी, इट्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द पाथ। यानी जो पाथ पे डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है कि मैं इधर से आया हूं कि इधर से आया हूं, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो आपका हो गया पाथ फंक्शन। और इसके एग्जांपल होता है हीट और वर्क। वर्क और हीट एक ऐसा फंक्शन है जो पाथ फंक्शन है। इनको छोड़कर जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब के सब क्या है, ये सब स्टेट फंक्शन है। इन सब के बारे में डिटेल्स अपन नॉलेज लेने वाले हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो इतना लिखिए, फिर आगे बता रहा हूं। अब देखिए, अब आपके सामने दो पॉइंट और आ गया। अभी मैंने बताया था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इन दोनों को जानने के जस्ट बाद अब ये दो पॉइंट कौन है, पहला जिसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड जिसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों होते क्या है, इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है। दोनों को सिंपल में समझाने की कोशिश करूंगा, आप आसानी तरीके से समझ जाएंगे। बस आप देखिए, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखा है, आई से देखिए इंटेंसिव और आई से इंडिपेंडेंट, देख रहे हैं ना, याद करने का तरीका, आई से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ओवर मास ऑफ द सिस्टम, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। डन। अब दोनों का डेफिनेशन आप समझ गए, दोनों के एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं आपका एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गया। इसमें डेंसिटी भी आता है आपका, डेंसिटी भी इसके एग्जाम्पल है। अब कैसे, इसको कैसे, तो देखिए
आप समझने के लिए देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा मैं। मान लीजिए ये एक रूम है, डन, और ये क्लोज रूम है और इस रूम के अंदर गैस पार्टिकल है, डन। अब ये गैस पार्टिकल है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसके पास गैस है पार्टिकल, तो इसमें टेम्परेचर तो होगा ही। मान लीजिए टेम्परेचर इसमें T है, प्रेशर इसमें P है, डन। दो चीज ले रहा हूं। मान लीजिए इसके पास वॉल्यूम भी है, इसके पास मास भी है, इसके पास नंबर ऑफ मोल भी है, इसके पास हीट कैपेसिटी भी है, इसके अंदर डेंसिटी भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब भाई गैस है तो डेंसिटी होगा ही, नंबर ऑफ मोल होगा ही, प्रेशर होगा ही, टेम्परेचर होगा ही, मास होगा ही, सब होगा। अब मैं इसको आधा आधा पार्टीशन कर दूं, आधा आधा इसका पार्टीशन कर दिया, हाफ। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए आधा करने पे टेम्परेचर इधर कितना था, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर T था। अबे जो इधर का टेम्परेचर होगा वही इधर का टेम्परेचर होगा, इधर भी टेम्परेचर क्या था, T था। यानी मैंने इस कमरे को आधा किया तो टेम्परेचर आधा हो जाना चाहिए अगर ये मास पे डिपेंड करता, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये आधा नहीं हुआ। यानी टेम्परेचर नॉट डिपेंड ऑन मास, इसीलिए यहां पर लिखा हूं मैं टेम्परेचर, डन। इनडिपेंडेंट होता है। उसी तरह मान लीजिए प्रेशर, जो इधर प्रेशर लग रहा था गैस का वही इधर प्रेशर लगेगा, यानी प्रेशर भी डिपेंड नहीं करेगा मास पे। इसको आधा करने में प्रेशर आधा अगर हो जाता तो हम बोल सकते थे कि प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है मास पे, लेकिन नहीं करता। लेकिन अगर मास की बात करूं तो इसका आधा करने पे मास क्या हो जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर मैं डिवाइड करूं तो इधर मान लीजिए मास आपका 50 kg है और इधर आपका 50 kg, टोटल 100 kg, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इधर 100 kg टोटल है, तो आधा करने पे 50 kg इधर, 50 kg इधर, इसीलिए डन। इधर मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ मोल की, तो गैस के पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल मान लीजिए टोटल 100 है, तो अब इसका आधा पार्टीशन कर दूंगा तो इधर नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, 50 हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल का आधा हो गया। यानी ये भी डिपेंड करता है किस पे, मास पे, ठीक। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी आधा हो गई वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, ये भी डिपेंड करता है आपका मास पे। तो जो जो डिपेंड करता है वो आपका एक्सटेंसिव है और जो डिपेंड नहीं करता है वो आपका इंटेंसिव। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी क्यों है आपका, क्योंकि मोलर मतलब फिक्स हो गया, एक मोल। अब ये फिक्स हो गया, अब ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना कुछ, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी भी किसके एग्जांपल है, इंटेंसिव का, इंटेंसिव का। फिर आपका मोलर एंथैल्पी, जहां मोलर लग गया उसका फिक्स हो गया एक मोल, इसीलिए ये मास इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये सब जो देख रहे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं। तो आप इसको अगर देख रहे हैं तो आप एक कॉपी लीजिए और उसमें इसको अच्छे से लिखिए, इसको प्रैक्टिस कर दिए, डायरेक्ट आता है हर जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब एक टॉपिक ये और इसका ये साइन कन्वेंशन, व्हाट इज दिस। अब आपके सामने है हीट। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज हीट, हीट होता क्या है, आप क्या बोलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हीट क्या होता है, कि एक तरह का एनर्जी है, डन। यही सोच रहे होंगे आप कि हीट एक तरह का एनर्जी है, यानी एनर्जी का ये फॉर्म है, डन, ये सोच रहे होंगे आप। फिर सोच रहे होंगे हीट एनर्जी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको कैसे समझे हम। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि हीट क्या होता है। आपके सामने लिखा हुआ है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इट इज डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी का डिसऑर्डर फॉर्म होता है, इसका कोई ऑर्डर फॉर्म नहीं होता है, ये डिसऑर्डर फॉर्म होता है। आप सोच रहे हो कि डिसऑर्डर फॉर्म कैसे, तो देखिए मान लीजिए सपोज आपसे मैं कहूं, यहां लिखा हूं मैं, एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनर्जी होता है ना, ये टेम्परेचर के डिफरेंस होने से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जो हीट होता है ना, ये डिसऑर्डर फॉर्म होता है एनर्जी का। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर नीचे वाले का 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक रूल होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, ये लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाने लगता है, यानी इसकी टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी कम है ना, तो हाई से टेम्परेचर कहाँ जाएगा, लो में जाएगा। यानी यहां से यहां तक टेम्परेचर जा रहा है, हाई से लो में जा रहा है, हाई से लो में टेम्परेचर जा रहा है, यानी यहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो एनर्जी है ना, डिसऑर्डर फॉर्म एनर्जी का, इसी को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। यानी हीट आपका डिसऑर्डर फॉर्म होता है एनर्जी का, डन। अब ये जो हीट होता है ना, इसका IUPAC कन्वेंशन ऑफ हीट, इसका कन्वेंशन क्या होता है। अगर हीट
सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तब क्या बोलेंगे? हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा तब क्या बोलेंगे? तो आपके सामने यहाँ पे सिस्टम है, हीट जा रहा है सिस्टम में, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, इसके मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव होगा। अब ये सिस्टम है, सिस्टम से हीट किस में जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है, यानी हीट लॉस हो रहा है, सिस्टम का हीट जो है वो लॉस हो रहा है, इसके मतलब यहाँ निगेटिव होगा, यानी हीट लॉस बाय सिस्टम। आप सुनिए, जब भी हीट लॉस बाय सिस्टम होगा तो जो हीट की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, जब भी हीट गेन बाय सिस्टम होगा तो जो हीट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी जो हीट होगा वो पॉजिटिव तब होगा जब सिस्टम गेन करेगा, हीट निगेटिव तब होगा, हीट जो वैल्यू है उसकी निगेटिव तब होगी जब सिस्टम क्या करेगा? लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। डन। अब इसको सिंपल में समझते हैं। मान लीजिए सपोज ये सिस्टम है, अब इसको हीट में एटमॉस्फेयर से हीट मिल रहा है इसको, और ये गर्म हो रहा है, ठीक है, हीट मिल रहा है इसको। अब इसको हीट मिल रहा है तो हीट की वैल्यू इसमें क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर सिस्टम ही हीट लॉस कर रहा है, सिस्टम से हीट लॉस हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, इसके मतलब अब हीट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी, जो आपको पता होना चाहिए। डन, इसको लिखिए फिर। अब देखिए आपके सामने दो टॉपिक और लिखा हो जो बहुत फेमस है। ये क्या है? हीट कैपेसिटी, इसको लिखते हैं सी से। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज हीट कैपेसिटी, होता क्या ये? और फिर आपका मोलर हीट कैपेसिटी, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? देखिए हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, होता क्या है? इट इज हीट, यह एक हीट है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फिर बोल रहा हूं, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं अपन हीट कैपेसिटी। फिर बोल रहा हूं, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। डन। अब ये जो हीट कैपेसिटी है उसको लिखते हैं सी से। C इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा टी, ये फार्मूला है। C इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। Q जो होता है हीट है, C आपका हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर। अब इसकी यूनिट होती है जूल, इसका हो गया जूल और इसका हो गया डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। अब डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं और 1 केल्विन भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहां देखिए, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करता है। डन, ये मास पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो होता है ना, दो होता है, एक सीवी और एक सीपी। सीवी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल सब्सटेंस। अब इसमें सब्सटेंस जो है ना फिक्स हो गया 1 मोल, लेकिन इसमें सब्सटेंस फिक्स नहीं था 1 मोल कितना। डन, तो इसीलिए ये तुम्हारा मास पे ये क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, मास डिपेंडेंट था, लेकिन ये मास पे डिपेंड कर रहा है इसलिए क्योंकि 1 मोल फिक्स हो गया। ये मास डिपेंड कर रहा था, सॉरी, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा इसलिए क्योंकि 1 मोल क्या हो गया? फिक्स हो गया, और इसका कोई पता नहीं था कितना है, इसलिए ये मास पे डिपेंड कर रहा था, एक्सटेंसिव था। और ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। और इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। ये जो CM है ना, इसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। CM इक्वल टू Q अपन एन डेल्टा टी। N को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, Q को बोलते हैं हीट। डन, और CM इक्वल टू Q बाई एन डेल्टा टी। इसकी जो यूनिट होती है जूल पर मोल इंटू केल्विन, क्योंकि इसका जूल हो गया, इसका मोल हो गया, इसका केल्विन हो गया। आई होप कि आप हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों इजी वे में समझ चुके होंगे। अब यहाँ जो हीट कैपेसिटी है ना, CVCP, इसको याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखिए। अब देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीन पढ़ना हमको, बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस है। पहला हीट कैपेसिटी क्या होता है, सेकंड आपको पढ़ना है मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, और थर्ड पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है।
देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको एस से लिखते हैं। डन। व्हाट इज दिस? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बढ़ा दूं, तब जो हीट रिक्वायर्ड होगा ना, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डन। अब इसमें फिक्स हो गया 1 ग्राम। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। कौन सा प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। डन। एक्सटेंसिव नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फार्मूला Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये जो Q है ना, इसको हीट बोलते हैं, इसको मास बोलते हैं, इसको S को बोलते हैं अपन, ये जो S दिखाई दे रहा है इसी S को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो डेल्टा टी है इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से S कमांड निकालेंगे ना तो ये दोनों नीचे जाएगा, यानी Q बाई एम डेल्टा टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ S। S को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसका जूल हो गया, इसका ग्राम हो गया, इसका केल्विन हो गया, जूल पर ग्राम केल्विन। अब ये जो स्पेसिफिक हीट होता है ये भी दो होता है, एक SB और एक SP। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आई होप कि आज वाले इस लेक्चर में आपने इतना कुछ पढ़ा और इतना कुछ समझा, और इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसको कॉपी में नोट बनाइए और इसको बहुत बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, गारंटी दे रहा हूँ, इतना आसान तरीके से कहीं भी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और रियल लाइफ में इसका यूज भी आप सोच रहे होंगे कि हाँ कैसे होता होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप और हम मिल करके इसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके।